यहां झगड़ा इस बात का हो गया है, अभी एक षड्यंत्र मालूम हो रहा है कि शेर रहेगा या आदिवासी रहेगा, ये जंगल में कौन रहेगा ये तय किया जा रहा है। अरे जंगल में आदिवासी था करके जंगल सुरक्षित था, उनकी कल्चर की वजह से ये सब चीजें हैं, पर्यावरण जिंदा है आदिवासी। 2 अप्रैल 2023 को सिवनी में सजेंगे आदिवासी अधिकार परिषद मंच। आदिवासी शेर सतीश दादा पेंदाम करेंगे अगुवाई, दिखेंगे कई बड़े राजनीतिक चेहरे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं समूचे भारत का सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग मध्य प्रदेश में निवास करता है, जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कुल 32% की भागीदारी का निवेश करता है। लेकिन बीते कुछ सालों में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी उत्पीड़न का ग्राफ 20% से अधिक बढ़ा है, जिसके बाद आदिवासी संगठनों के साथ साथ बहुजन संगठन एक होकर अधिकार की लड़ाई हेतु 2 अप्रैल को सिवनी में आदिवासी अधिकार परिषद मंच आयोजित कर रहे हैं, जहां देश व प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां पहुंचेंगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रफुल्ल भाई पटेल, छगन भुजबल और भी अन्य बड़े नाम आदिवासी अधिकार परिषद मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जिसके संबंध में हमारे संवाददाता राहुल दमाहे ने बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी शेर कहे जाने वाले सतीश दादा पेंदाम जी से खास बातचीत की है। देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमाहे आपका एक बार पुनः हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आदिवासी इस भारत के गौरव कहलाते हैं और प्राचीन समय से प्राचीन धरोहर को और हमारी संस्कृति को संजोने का उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। वहीं जिस तरह से आज आधुनिकवाद हमारे समाज पर, हमारी सभ्यता पर हावी है, इसके बावजूद भी हमारे आदिवासी भाइयों में हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की झलक दिखाई देती है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा पक्ष भी आदिवासियों का है जहां पर उन्हें उनके व्यक्तित्व की वजह से दमन और शोषण का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इस संबंध में आगामी 2 अप्रैल को हमारे सिवनी जिले में एक आदिवासी अधिकारी परिषद करके संगठन है, जिसकी वजह से यह प्रोग्राम वहां पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो इस प्रोग्राम की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके क्या उद्देश्य रहेंगे और किन विषयों के ऊपर में इस प्रोग्राम को यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इस संबंध में हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड के माननीय सतीश दादा पेंदाम जी से बातचीत करेंगे और उनसे इस कार्यक्रम के पूरे उद्देश्य और रूपरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय बिरसा दादा। जय बिरसा। ये जो 2 अप्रैल का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आदिवासी मिशन का स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग आदिवासी अधिकार परिषद का आयोजन कर रहे हैं। खास करके मध्य प्रदेश को हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं और इतनी बड़ी आदिवासी जनसंख्या होने की वजह से साथों साथ हमारे मिशन के जो कार्यकर्ता है जिनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई, उसके पहले भी कुछ लोग मारे गए, उन तमाम शहीदों को उस मिशन के जो गॉड है, जिनको हम लोग गार्जियन, ओनर और ड्राइवर बोलते हैं, वो इस मिशन के लोग, जैसे हमारे दुर्गा मर्सकोलिमा साहब, महेश उइके जी, हमारे फिरोज भाई ये मिशन में काम करते थे। इन लोगों की स्मृति में खास करके पूरे मध्य प्रदेश में जो मिशन खड़ा हुआ है वो सिवनी से खड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने सिवनी को चुना और सिवनी में हम लोग आने वाले 2 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी अधिकार परिषद के रूप में हम लोग इस प्रोग्राम को ये कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में राजनेताओं के साथ साथ समाज में अलग अलग विभिन्न वर्गों में जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम लोग ने बुलाया है। हम ज़्यादा महत्व उन कार्यकर्ताओं को देते हैं जिनका जमीन पे काम है, जो ईमानदारी से काम करते, जिनके भरोसे आज सामाजिक आंदोलन और समाज दिखाई देता है। और विशेष करके कुछ वरिष्ठ नेता है, जैसे दादा मैं वही जानना चाह रहा था कि जो वरिष्ठ नेता है तो उनके नामों का आप यहाँ पे खुलासा कर सकते हैं। हमारे मेहमानों में शरद पवार साहब है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री साहब कमलनाथ जी है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी है, वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के हमारे फाउंडर मेंबर शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी है, छगन भुजबल जी है, प्रफुल्ल पटेल जी है और हमारे बाकी नेता हैं जो प्रदेश के भी है और बाहर के कार्यकर्ताओं सहित वो लोग सब शिरकत कर रहे हैं। हमने सामाजिक आमंत्रण दिया है क्योंकि आदिवासियों को जिस तरीके से राजनीतिक प्रवाह से दूर रखने का षड्यंत्र रचा जाता है, वो षड्यंत्र ना हो
इस समाज की बुनियादी आवाज सुनी जाए, उसकी बुनियादी प्रश्नों को देखा जाए, उनकी हिस्सेदारी तय होना चाहिए मध्य प्रदेश में। इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लिया है। इस कार्यक्रम में हमारे ओबीसी भाई, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई, हमारे माइनॉरिटी के साथी लोग, सिख हो जाए, मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई है, और भी जो लोग हैं, बौद्ध भाई है, इन तमाम लोगों को हम लोगों ने सामाजिक आमंत्रण दिया है इस कार्यक्रम के लिए। ये अपने आप में एक अलग टाइप का कार्यक्रम है। मिशन की विचारधारा और मिशन का उद्देश्य ये भारत के धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान, भारत का सर्वधर्म समभाव बचाने की जो मुहिम हम लोगों ने खड़ी की है, उस वास्तविक कल्चर को हम लोग बचाना चाहते हैं, जहां सभी धर्म समभाव में भाईचारा हो, इस देश का संविधान जीवित रहे, इस देश में न्याय व्यवस्था जीवित रहे, इस देश का शासन प्रशासन लोकहित में काम करे, लोक कल्याण में काम करे, और देश और समाज के जो गरीब शोषित पीड़ित वर्ग है उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए काम करे। ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने इस मीटिंग का आयोजन किया है। दादा, एक सवाल आपसे ये था कि आदिवासी समाज को ही समाज में रहते हुए दमन का सामना करना पड़ता है, तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण है, किसके लिए आप इसे जिम्मेदार मानते, बताइए। देखिए, वैसे कोई आदमी किसी आदमी से अलग नहीं है। यहां विचारों का फेर है। जिन विचारों में दमन और शोषण की नींव रखी जाती है, जो विचार प्रस्तापित विचार होते हैं, जो विचार अपने वर्चस्व को खड़ा करना चाहते हैं, वो विचारों में दमन और शोषण का उल्लेख आपको मिलेगा। बिगर दमन और शोषण के वो विचारों का, उस विचारों की उन्नति नहीं हो सकती है। उनकी आवश्यकता है कि दमन और शोषण जारी रखें। ऐसी विचारधारा जो फासिस्ट विचारधारा है, वो विचारों के वजह से आदिवासियों का शोषण ज्यादा हुआ है। वैसे आर्थिक शोषण तो आपस के भी लोगों ने किए हैं, लेकिन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण आदिवासियों का हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो शायद भारत के किसी राज्य में दिखाई नहीं देता है। इतना ज्यादा आदिवासियों का शोषण हो रहा है। दादा, जैसे कि एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो के तहत जो रिपोर्ट आई है 2020 के हिसाब से, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में जो ग्राफ आदिवासियों के ऊपर दमन का बढ़ा है वो 20% ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप 20% बोल रहे हो, ये सरकारी आंकड़े हैं। सामाजिक आंकड़े अगर आप देखोगे तो ये 40% है। जिन चीजों का, जो चीजें लाइट में आई है, जो चीजें प्रकाश में आई है, उन पे चर्चा हो रही है। लेकिन जो अंडरग्राउंड शोषण होता है आदिवासियों का, आप इस बात का मान सकते क्या कि आदिवासी बंधुआ मजदूर भी है। हर मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक के बाद दूसरा नागरिक मजदूर है। मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोला जाता है, मजदूरों का बाजार माना जाता है देश में, और उन्हीं क्षेत्रों को इसमें देखा जाता है जो आदिवासी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के 50% यानी करीब करीब 40-45% आदिवासी एक विशेष समय पर अपना खेत, गांव छोड़कर वो दूसरे राज्यों में काम करने चले जाते हैं। यहां व्यक्ति काम करने नहीं जाता है दूसरे राज्यों में, यहां समाज काम करने के लिए जाता है, और समूह काम। बड़ी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की आउटसाइड में रहती है। बेचारे जो बाहर में जाके मजदूरी करते हैं, उनके ना आधार कार्ड होते हैं, ना राशन कार्ड होते हैं। वो किस अवस्था में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस अवस्था में जिंदा रहेंगे, कौन सी सुविधाएं, संवैधानिक सुविधाओं का उपभोग करेंगे? अगर इस पर सोचेंगे तो ये बहुत भयावह स्थिति है। 20 एकड़ जमीन रहने के बाद आदिवासी आदमी दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसकी जमीन के पास से जाने वाली नहर, जो पानी की नहर थी, उसको मोड़ दिया गया है पावर प्लांट की तरफ, उसका औद्योगिकरण की तरफ उपयोग किया गया है। और जो छोटे खेतीदार है, जो छोटे किसान है, वो बेचारे पानी के लिए तरस जाते हैं। सिर्फ सिंगल फसल लेते हैं वो पानी के भरोसे, नेचुरल फसल जिसको बोलते हैं। वो खुद के भी कमाने लायक, खुद के भी जीवन निर्वाह लायक वो फसल से वो लोग कमा नहीं पाते, इसलिए दूसरी जगह मजदूरी करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में रहने वाले और अन्य देशों में रहने वाले हर एक व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है, हर एक जाति, समुदाय, धर्म की एक आइडेंटिटी होती है, लेकिन आदिवासी समुदाय को मध्य प्रदेश में केवल मत तक के सीमित रखा गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। यहां तक कि बोला जा रहा है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। जो स्वयं को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं, इस देश के धर्म के ठेकेदार मानते हैं, वो घबराते हैं आदिवासियों की वास्तविकता सामने रखने के लिए, कि उनको मालूम है जिस दिन ये बात पता चल जाएगी कि देश का ओरिजिनल मालिक कौन है, ये देश में एक अलग रिसाइकल होने लग जाएगा, पुनर्साइकल बनने लग जाएगा। क्योंकि इस देश में सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा नहीं होती, इस देश में धार्मिक विषयों पर चर्चा होती है। धर्म से उन्माद होता है। सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होगी तो सामाजिक संगठनों का और सामाजिक समन्वय स्थापित होते हैं। ये किसी ने नहीं बताया यहाँ के ओबीसी को, यहाँ के एससी को, यहाँ के माइनॉरिटी को, तुम किसके वंशज हो। वास्तविकता में आदिवासियों के वंशज है। और जो धार्मिकता खड़ी करके एक लोगों को नशे में रखकर, उनको एक धर्म का नशा, जैसे शराब का नशा होता है वैसे धर्म के नशे में रखकर उनसे वोटिंग करवा लेना, उनके वोटों का ध्रुवीकरण करना, ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत निचले दर्जे की प्रैक्टिस है। ये भारत के लोकतंत्र को और मानवता को कलंकित करने वाली प्रैक्टिस है। दादा, जैसे विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार स्थापित है, तो इन 20 वर्षों में ऐसी कुछ उनके द्वारा कार्यकारी योजनाएं जो आदिवासियों में लागू की गई हो, इसके संबंध में कुछ विचार, क्या वो पक्ष में रही या विपक्ष में रही, बताइए आप। 20 वर्षों का तो नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मंडला ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। मंडला में रानी अवंतीबाई से लेकर दुर्गावती से लेकर ये हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह और अन्य जो आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं, उनका एक जमीनी इतिहास है। आप देखो वहां पर दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित होती है, लेकिन इन शहीदों को कहीं स्थान नहीं मिलता। दीनदयाल उपाध्याय जी का उस जमीन से क्या संबंध है, उन लोगों से क्या संबंध है, अगर ये पूछेंगे तो दूर दूर तक के आपको कोई रिलेशंस नजर नहीं आए। लेकिन इन क्रांतिकारियों का, ये जो शहीद हुए देश के लिए, समाज के लिए, इन लोगों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि कौन सी चीजों को आप प्रस्तापित करना चाहते हैं, क्या चाहते हो आप आदिवासियों के बीच में। एक तरफ आप क्रिश्चियनों को धर्मांतर का आरोप लगाते हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो उससे भी बड़ा काम कर रहे हो, उनके बीच में उन आदर्शों को खड़ा कर रहे हो, उनके आदर्शों को खत्म कर रहे हो। आप कौन से आदर्श खड़े कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का विरोध नहीं है, हमारे को इस बात का दुख है कि हमारे शहीदों की मूर्तियां क्यों नहीं है। जिनकी उस क्षेत्र से आइडेंटिटी, जिनकी उस क्षेत्र से पहचान है और जिनका इतिहास, जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उनकी मंडला में जो मुख्य चौराहा है वहां पर मूर्ति नहीं लगना, ये एक समस्या का विषय है। समस्या नहीं है, ये तो पहचान का है। हमको क्या सम्मान मिल रहा है दिखने में आता है। आपकी व्यवस्था में देखो, गवर्नमेंट चलती है एक विचारों से चलती है, उन विचारों में आपका अस्तित्व रहेगा तो आप दिखाई दोगे, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आप कहां दिखाई दोगे। आप तो केवल आदिवासियों में उत्सव मनाने का, आदिवासियों को जनजाति गौरव दिवस के रूप में, आप आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को पता चल जाएगा कि भारत में आदिवासी रहते हैं। योजनाओं पे से याद आया मेरे को, पूरे भारत में WHO का पैसा आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आता है आदिवासियों का कुपोषण खत्म करने, गरीब आदिवासियों को जो भूख से मर रहे हैं उन लोगों में कुपोषण नहीं होना चाहिए करके ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों में फंडिंग होती है, हजारों करोड़ रुपया इसके लिए आता है। आप जाके देख लीजिए, ये इसके जितने भी कारखाने हैं जहां ये प्रोटीन पाउडर और बाकी सब चीजें बनते हैं और उसको सप्लाई के कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं, किन गरीबों का पेट की रोटी छीन रहे हो। वो समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ रही है और इनकी आमदनी बढ़ रही है। ये WHO का पैसा कई संगठन पार्टी फंड के रूप में, संगठन के फंड के रूप में देखते हैं उसको, वहां कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नेता उस पर बात नहीं करता है। अभी कुछ लोगों ने बीच में उठाया था कि भाई WHO का शिवराज सिंह सरकार में ये पैसा हुआ, दैनिक भास्कर वगैरह में भी न्यूज है इसकी, तो वो उस पर ये बहुत बड़ा घोटाला है, ऐसा वैसा सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ तक कोई नहीं जा रहा। दादा, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी,
उन्होंने अभी आदिवासियों के लिए 3 कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या भील मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री आदिवासी जनजातीय वित्त पोषण योजना। तो ये आप क्या कह सकते हैं इस संबंध में कि क्या ये आदिवासियों को लोभ लुभावन प्रस्तुति है सरकार की ओर से? 20 साल से मुख्यमंत्री है आप, 20 साल से आदिवासी राज्य में आपका शासन है। ये 1 साल पहले क्यों दिख रही है योजना? 18 साल पहले क्यों नहीं दिखी? इसके पहले आप 15 साल से यहां पर राज कर रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं दिखाई दी है ऐसी कोई योजना? और योजना क्या है? योजनाओं का फायदा भी तो होना चाहिए। योजनाओं के लिए अलग अलग टाइप की घोषणाएं आप लोगों ने कई घोषणाएं कर डाले, सच्चाई क्या है? वो वहां तक पहुंचती है क्या? लोगों को वो चीजें मिल रही है क्या? अगर इसको जमीन पे देखोगे आप, योजनाएं सिर्फ पेपर पे है, जमीन पे सब चीजें नील है। जमीन पे एक बहुत बड़ा भेदभाव आदिवासियों के साथ में हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कुछ हद तक हम भी हैं। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमारी ताकत, हमारे पढ़े लिखे लोग इसके खिलाफ में बोल नहीं रहे। हम दूसरे किसी पार्टी को जवाबदार बोलने के बजाय पहले हम अपना दामन झांक ले। मैं स्वयं इस बात के लिए, हमारे संगठन के लोग, इतना बड़ा संगठन है आज, 70,000 कार्यकर्ता जमीन पर है मिशन के पूरे मध्य प्रदेश में। मैंने हमारे सेंट्रल बॉडी मीटिंग में ये विषय पे चर्चा हुई, मैंने खुलेआम बोला, सब चुपचाप थे, किसी के पास कोई आंसर नहीं था, किसी ने झांका ही नहीं कि तुम्हारे आदमी तक क्या क्या चीजें पहुंच रही है। पैसा तो आदिवासियों का है, पैसा तो बजट तो आदिवासियों का है, वो किसी पार्टी का बजट नहीं होता, वो समाज का बजट है। वो किसी भी पार्टी के माध्यम से ऑपरेट हो, लेकिन वो वास्तविकता में पहुंच पा रहा है क्या? आदिवासियों की कोई भी योजना घोषित होती है तो ठेकेदार नेता और अधिकारी खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है योजना की घोषणा आदिवासियों के लिए नहीं हुई है, इनके लिए हुई है। इसका मतलब साफ है, जो आदमी खुश होना चाहिए, जिस आदिवासी के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए उसको कोई रिएक्शन नहीं है। योजनाओं की उस तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल नहीं है। अधिकारी खुश है, नेता खुश है, ठेकेदार खुश है। दादा मैं आपको आंकड़े बता दूं, जैसे कि आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आरूढ़ हुई सत्ता के ऊपर में, और उस समय उन्होंने आदिवासी जो रिजर्व सीटें होती 47, उसमें से 31 सीटों पर कब्जा जमाया था। उसके उपरांत 5 साल बाद फिर से 2018 में चुनाव हुआ और वहां पे ये ग्राफ गिर करके 16 सीट तक सीमित रह गया, और अब पुनः 2023 में एक बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या आदिवासी फैक्टर सरकार को सत्ता पे आरूढ़ करने के लिए काम कर सकता है? कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, 47 सीटें है, 47 सीटें है आदिवासियों के लिए आरक्षित, और जो आदिवासी सीटें हैं, कुछ दलित सीटें हैं, कुछ ओपन की सीटें हैं। ऐसी सीटें अगर हम लोग देख ले, उसका एक ग्राफ निकाल लें, तो ऐसे कई विधानसभा सीटें जहां आदिवासी 40,000 के ऊपर है। ऐसे अगर सीटों को पकड़ लिया जाए तो करीब 96 सीट्स होती है, यानी 50% सीट मध्य प्रदेश की जो है वो आदिवासी प्रभावित करते हैं। पिछले 2018 में हम लोगों का काम तो सामाजिक था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए काम किया। ये सवाल तो आप कांग्रेस से पूछिए कि उनको इस बात का एहसास है कि नहीं कि आपकी सीटें क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, किनकी वजह से आई। क्या होता है, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर वाला काम है कि जो लोग सही में जमीन पे काम करते हैं, जो बेचारे मिशन के जो कार्यकर्ता है, गरीब शोषित पीड़ित लड़के जो है, जिनके भरोसे ये मिशन चलता है, उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया और उसका रिजल्ट था ये। इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी रणनीति बहुत अलग है। इस बार मिशन बहुत सारी चीजों पे, हम बहुत सारे बातों पे, क्योंकि हमको 5 साल मिल गए काम करने के लिए। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन ताकत है, हमारे पास कैडर है, हमारे पास लोग हैं। ताकत विश्वास की, ताकत समर्पण की। बिल्कुल, समाज के बहुतांश पूरे समाज को मिशन पे भरोसा है, और हमने कुछ संगठनों को भी प्रमोट किया है। हमारी विंग्स है वो, जो चर्चा में दिखाई देते हैं आपको, वो समय आएगा तब ये सब चीजें ओपन होगी। लेकिन इस बार आदिवासी कुछ अलग मोड पे है। हम सामाजिक गठबंधन की तरफ भी देख रहे हैं, राजनीतिक गठबंधन की तरफ भी नहीं, केवल एक पहलू को नहीं देख रहे, हम सामाजिक गठबंधन की तरफ जाएंगे।
और समाज में जो सही में काम करने वाले लोग हैं, जिनका विचारधारा, जिनकी सोच, जिनकी नीयत समाज के बारे में शुद्ध है आदिवासियों के प्रति, चाहे वो गैर आदिवासी रहे या आदिवासी रहे, ऐसे ही लोगों को हम लोग मदद करने की तैयारी में है। और हम लोग कुछ स्पेशल प्लानिंग करके काम करेंगे। ऐसा हम पे आरोप भी लगा है कि भाई मिशन के लोग सामाजिक काम करते हैं, राजनीतिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो मेरा एक ही कहना है, जिसके पास डिग्री है डॉक्टर की, उसने ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्या? यहाँ आदमी का ऑपरेशन है और जानवरों के डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेंगे तो वो आदमी बचेगा या मरेगा? तो जिनको समाज समझा है उन्हीं लोगों को समाज की सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पे बोलने का पहला अधिकार है। दादा, आज हम अपने आकलन के अनुसार इस पक्ष में बात करते हैं कि आदिवासी वास्तव में दमन और शोषण का अधिकारी बन रहा है, लेकिन एक पक्ष ये कहता है कि देश का जो महामहिम है वर्तमान में, जो द्रौपदी मुर्मू जी है, तो एक पक्ष ये बताता है कि आदिवासियों को तो हमने देश के सत्ता पे आरूढ़ कर दिया है, जो सर्वोच्च सत्ता होती है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है? अगर आपने देश के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति पद पे आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, तो फिर आप लोग जनजाति उत्सव समारोह या गौरव समारोह क्यों मना रहे? आदिवासी गौरव समारोह क्यों नहीं मनाते? आपने द्रौपदी मुर्मू जी को आपने अपने इस पे बिठाया है, वो क्योंकि आपकी विचारधारा से सहमत थी, वो आपके बीच में थी, उसने आदिवासियों के आदिवासियत और मूल निवासी अधिकारों पे बात नहीं की। अभी हमारे राष्ट्रपति है, बावजूद उसके इस देश में आदिवासी है, ऐसा स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी देश के मूल मालिक हैं, ये पहले नागरिक हैं। राष्ट्रपति के मुंह से अभी तक नहीं सुने हमने। आदिवासी राष्ट्रपति होना और आदिवासियों का राष्ट्रपति होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो दादा, जिस तरीके से जो 2 अप्रैल को प्रोग्राम हो रहा है सिवनी में, तो उस कार्यक्रम में काफी बड़ी राजनीतिक हस्तियां शिरकत अदा फरमाने वाली है और जिसमें कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। तो क्या ये आगामी विधानसभा का बिगुल है, ऐसा कहा जा सकता है? पहले तो ये तय होगा, वो हमारे तक आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ आएंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारे तक साथ नहीं आएंगे हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हमारे मुद्दों पे कौन सहमत है? कल मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनती है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बनता है और हमारी मेहनत से बनता है, तो उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हलफनामा भेज दे कि भारत में आदिवासी रहते हैं और मैं उस प्रदेश का सीएम हूं जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं और ये देश के मालिक है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। या ऐसी बोलने की ताकत अगर है तो हम उनका साथ देंगे। जैसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कम से कम लगभग 21% जो आबादी है वो घनत्व आदिवासियों के क्षेत्र में आता है और हर 4 पे एक व्यक्ति 5वां वो आदिवासी वर्तमान में मध्य प्रदेश में। तो इसके बाद में भी दादा, अगर हम आंकड़े उठाए या चीजें उठाए, घटना उठाए, तो देवास, नीमच, रतलाम और बरघाट, इंदौर, जो वर्तमान में महुआ का जो मामला हुआ, तो आदिवासियों के साथ में काफी ज्यादा दमन और शोषण हो रहा है उनका और काफी आपराधिक प्रवृत्तियां और घटनाएं सामने आ रही है और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भी जो ग्राफ है वो काफी बढ़ चुका है। तो ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपको इस चीज की उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार जैसी सत्ता पे आरूढ़ होती है तो ये सब चीजों में कमी आएगी? ये तो नियत पे डिपेंड रहता है। हम आपकी सोच बदल सकते हैं, नियत नहीं बदल सकते। इनके रहते हुए जो अत्याचार हुए हमारे सामने और जिस तरीके से दिन ब दिन आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे प्रदेश में, वो दिखाई दे रहा है, वो छुपा नहीं है किसी से। देश की केंद्रीय सरकार भी उन्हीं की सरकार की एजेंसी बताती है कि इतने ज्यादा मामले आदिवासियों के खिलाफ में हुए। सरकारी एजेंसियों के आंकड़े हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं उसके आंकड़े हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे उसके आंकड़ों के बारे में बात करेंगे तो आपको डबल देखना पड़ेगा। 50% अगर अपराध जो हो रहा है, यानी जो दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो आदिवासियों पे हो रहा है। उनकी जमीन छीन रहे आप। 20 साल में आदिवासियों की जमीनों में 17% की कमतरता आई है। 17% जमीनें गायब हो गई है आदिवासी खातों से। कम से कम 22% पॉपुलेशन हमारा कम हो गया है प्रदेश में। तो ये पॉपुलेशन कम होने का कारण पलायन है या फिर धर्मांतरण है? पलायन है। 100 में 10 लोग होते हैं धर्मांतरित, 90 तो पलायन हो रहे हैं। पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको प्रदेश में उसका जुगाड़ नहीं हो रहा है, उसकी रोजी रोटी और उसका सर्वाइवल नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक आंकड़े देख लो, बाहर से जो लोग आ रहे हैं प्रदेश में, मध्य प्रदेश में,
उनकी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और जो प्रदेश का आदिवासी आदमी है, मजदूर आदमी है, दलित आदमी, ओबीसी आदमी है, दूसरे प्रदेश में जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आया, बाहर से आने वाले लोग यहाँ सर्वाइव हो जाते हैं और यहाँ के लोग, मूलवासी जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, जो मूल के रहने वाले लोग हैं, जिनके पूर्वज यहाँ 200-200 साल पहले से रह रहे, वो लोग पलायन हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इस व्यवस्था में उनका जुगाड़ नहीं हो रहा है, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। अगर उनकी रोजी रोटी का, खाने का जुगाड़ यहां हो जाता तो किसको इच्छा है अपना गांव, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पूर्वजों की जमीन छोड़ के दूसरी जगह जाके मजदूरी करे। वहां जाके काम नहीं मिल रहा, उनको मजदूरी ही मिल रही है। स्वयं रोजगार के रूप में बात तो बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में आप देख लीजिए, उनको मजदूरी मिलती है, उनसे हमाली के काम होते हैं, गड्ढे खोदने के काम लिए जाते हैं। आदिवासी आदमी इस देश में एक अनस्किल्ड लेबर के रूप में देखा जा रहा है, असुरक्षित श्रमिक, असुरक्षित मजदूर, और वो मजदूर नहीं, अभी मजबूर हो गए हैं। दादा, एक सवाल ये भी था मेरा आपसे, जो मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अपने अपने स्तर पर जो भी चीजें वो कर सकते हैं मतदाताओं को रुझाने के लिए या उनसे संपर्क साधने के लिए, वो कर रहे हैं। इसी के तहत सभी पार्टियों द्वारा अलग अलग यात्राएं निकाली गई, लेकिन वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में आरूढ़ है, भाजपा सरकार, उनके द्वारा एक यात्रा निकाली गई, विकास यात्रा। दादा, विकास यात्रा पे हम पहुंचे थे, तो विकास यात्रा से आप कहां तक के सहमत है, बताइए। देखिए, विकास वो लोग चाहते हैं जिनके पेट भरे हैं। क्षेत्र का विकास और आदमी का विकास, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मध्य प्रदेश के रोड का विकास हुआ, आप मध्य प्रदेश के विकास से इसको नहीं जोड़ सकते। उस क्षेत्र के आदमी का विकास क्या है? अगर मध्य प्रदेश का विकास है तो मध्य प्रदेश में हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर क्यों मिल रहे हैं? आदमी का विकास क्यों नहीं हुआ है? रोड की जरूरत उसको है जिसके पास कार है, और बाकी सब चीजों की, कार्यालयों की, बड़े बड़े इन सब चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत उसको है जिसके पास साधन है। मध्य प्रदेश में तो 50% पॉपुलेशन साधनहीन है। उसके विकास के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? मानव का विकास, मानव विकास पे केंद्रित क्षेत्र विकास होना चाहिए, या क्षेत्र विकास पे केंद्रित मानव विकास की बात कर रहे हैं। यानी 70% क्षेत्र का अगर विकास होता है तो 7% मानव का विकास होगा। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। 70% मानव का विकास हो और 10% क्षेत्र का भी विकास हो तो समाधानकारक है, क्योंकि जो विकास हम चाहते हैं आफ्टर ऑल आदमी के लिए चाहते हैं, मानव के लिए चाहते हैं। मानव केंद्रित विचारधारा होनी चाहिए, क्षेत्र केंद्रित नहीं। जैसे दादा, कल आप भोपाल में थे और वहां पे आपकी राष्ट्रीय स्तर के ओबीसी सभी जो महासभा के जो अधिकारी है, सदस्य पदाधिकारी है, उनसे आपकी मीटिंग हुई, वार्ता हुई है और उनके संगठन के लोग वहां पे उपस्थित थे। तो क्या हम देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक फैक्टर, जो संगठनात्मक फैक्टर है, वो काम करेगा? बहुत बड़ी मात्रा में काम करेगा। और हम जो ये काम कर रहे हैं वो सामाजिक बंधुत्व को निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। हम ओबीसी भाई को समझा रहे हैं कि तेरे धार्मिकता में तेरे संबंध नहीं दिखाई देंगे, तुम्हारे मूल नहीं दिखाई देगा, तुम्हारा सांस्कृतिकता में मूल दिखाई देगा। संस्कृति आपको आपके मूल तक लेके जाएगी। आप कौन हो, किसके वंशज हो? ये आदिवासियों के वंशज है। आदिवासियों के कैसे वंशज है, किस प्रकार वंशज है, ये सब चीजें मिशन के माध्यम से पूरे ओबीसी समाज को समझाई जा रही है। और आज ओबीसी का युवा जो है, जो ओबीसी समाज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो इन बातों को समझ रही है और वो षड्यंत्र को भी समझ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से धर्म के नशे में बांधने का एक इलीगल प्रैक्टिस चालू है। उनको सामाजिक और सांस्कृतिकता समझाया नहीं जाता उनको, लेकिन अब वो समझने लगे हैं और उनको मालूम हो गया है, क्योंकि आदिवासी अकेला हो जाता था इस लड़ाई में, अब ये आदिवासियों के साथ में रहेंगे। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल ये हुआ। 2-3 दिन से ये कैंप्स चल रहे थे, ये चिंतन शिविर चल रहे हैं और बड़ी गंभीरता से सब लोग इसको सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एक सामाजिक गठबंधन आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाई देगा और ओबीसी मिशन के साथ में रहेगा, आदिवासी एक जगह रहेगा, यहाँ का दलित अल्पसंख्यक भी मिशन के साथ में रहेगा। एक अलग टाइप का सामाजिक निर्णय और सामाजिक प्लानिंग की जा रही है। आपको इसके रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देगा।
हमारे न्यूज के माध्यम से आप आगामी 2 अप्रैल के लिए बहुजन वर्ग को क्या संदेश देना चाहेगी? मैं तो पहले एक बात बताना चाहूंगा कि भाई ये जो मंच है वो आदिवासियों का नहीं, इस देश के मालिकों का मंच है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप देश के मालिक हो तो आप आइए, आपका मंच है ये सामाजिक अधिकार है आपका उस पर। हर आदमी का जिसका विचारधारा पे, ये विचारधारा किसी समाज को बांटते नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि भाई ये सही लाइन है तो इस पर सब लोगों का हक है और हम सभी को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। सब इसके हकदार रहेंगे। आदिवासी बैक फुट पे रहेगा, सब हम फ्रंट फुट पे बाकी लोगों को करेंगे। हम सबके साथ में रहेंगे, हमारे साथ कोई रहे ना रहे, हम सबके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए सिरे से हम फिर से वही रिश्ते को खड़ा करना चाहते हैं। दादा, आगामी आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके विचार हमारे इस पहला शब्द न्यूज चैनल के माध्यम से साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।